बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज हम मैनेजमेंट विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और एक नया चैप्टर, नया टॉपिक हमने लिया है जिसको हम निर्देशन या डायरेक्शन कहते हैं। और यह कहा जाता है, यह माना जाता है कि नियोजन और संगठन का कार्य कर लेने के पश्चात हम यह मान लें कि संस्था के सभी कार्य हो जाएंगे, यह सोच गलत है। जब तक कि हम डायरेक्शन या निर्देशन को नहीं अपनाएं। वैसे सामान्य बोलचाल में तो यही माना जाता है कि निर्देशन का मतलब या अभिप्राय आदेश निर्देश देना है, लेकिन यह सीमित अर्थ में होगा। निर्देशन को व्यापक अर्थ में जानना बहुत जरूरी है। निर्देशन वह प्रबंधकीय कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थों को आदेश एवं निर्देश देता है, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करता है, उन्हें नेतृत्व प्रदान करता है तथा कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करता है, जिससे कि वे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से योगदान कर सके। यह सामान्य सा दिखने वाला शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है, अर्थात उसे या उसमें आदेश निर्देश देने, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, मार्गदर्शन, नेतृत्व और अभिप्रेरित करने के कार्य किए जाते हैं। जब भी एक अधीनस्थ अपने कार्यों को करते हुए पारंगत होता है और संस्था और व्यक्तिगत कार्यों में वह सफल होता है। निर्देशन का अर्थ समझने के पश्चात इसकी विशेषताओं से इसे और अधिक समझा जा सकता है, यानी कि इसकी प्रकृति क्या है या इसकी विशेष बातें या विशेषताएं क्या हैं। पहला, प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य। यूं तो प्रबंध के सभी कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि हम योजना बना लेंगे, संगठन में अधिकार और दायित्व भी बांट देंगे, लेकिन योजना कोई एक आध दिन तो चलने वाली नहीं है, या संगठन को 2-4 दिन तो काम नहीं करना है, लंबी समयावधि के लिए कार्य करना है और उसमें कई तरह के अटकाव भटकाव आएंगे। उन सब पर नियंत्रण पाने के लिए निर्देशन को अपनाना ही होगा। अर्थात निर्देशन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। समन्वयकारी कार्य है, बिल्कुल ठीक बात है। नियोजन और संगठन के बीच जो खाई है उसको निर्देशन द्वारा ही पूरा किया जाता है, निर्देशन द्वारा ही उसको पाटा जाता है। यह एक व्यापक कार्य है, मतलब हमें नियोजन को सिर्फ यही नहीं मान लेना, निर्देशन को हमें यही नहीं मान लेना चाहिए कि यह सिर्फ आदेश निर्देश देने तक ही सीमित है। इसमें नेतृत्व भी है, पर्यवेक्षण भी है, निरीक्षण भी है, ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो एक व्यापक कार्य है, सतत प्रक्रिया है, यह भी विशेष बात है। अर्थात निर्देशन में प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, रुकती नहीं है, उसे आगे बढ़ाते ही रहना होगा, क्योंकि जहाँ समस्याएं हैं वहाँ निर्देशन होगा। दोहरे उद्देश्य अर्थात संस्था के उद्देश्य भी हैं और व्यक्तियों के उद्देश्य भी हैं, उसमें तालमेल बनाने का काम भी निर्देशन द्वारा ही होता है, डायरेक्शन द्वारा ही होता है। विविध क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का समावेश, अर्थात निर्देशन में सिर्फ आदेश निर्देश नहीं देना, बल्कि बहुत सारी क्रियाओं और प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, तभी निर्देशन संस्था को आगे बढ़ाता है। मानवीय संसाधनों से संबंधित कार्य, बिल्कुल यह भौतिक संसाधनों से संबंधित कार्य नहीं है, मानव को विकसित करना है, मानव का विकास करना है। और यदि मानव का विकास कर लेंगे तो वो स्वतः उन संसाधनों का उपयोग करके आगे बढ़ जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि निर्देशन जो है वो मानव संसाधन से संबंधित कार्य है।
आपसी संबंधों की स्थापना, बिल्कुल ठीक बात है। निर्देशन द्वारा उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्यम स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध और सामान्य कार्मिक, इन सब में अच्छे संबंधों का निर्माण हो जाता है। व्यक्तियों का विकास है, यह भी विशेषता है, क्योंकि किया इसीलिए जाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपके सामने चर्चा रखी है कि संसाधनों का विकास स्वतः हो जाएगा यदि व्यक्ति विकसित हो जाएंगे तो। कार्य वातावरण का निर्माण, कोई भी संस्था कार्य वातावरण के बिना सफल नहीं हो सकती और निर्देशन द्वारा ही एक कार्य वातावरण का निर्माण किया जाता है। इन विशेषताओं को समझने के पश्चात मैं यही कहूँगा कि अब निर्देशन के महत्व को भी समझा जाए, अर्थात निर्देशन क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1, कार्यों का निष्पादन करने हेतु, अगर कार्यों को सफलतापूर्वक अग्रसर करना है, आगे बढ़ाना है, उनको पूरा करना है, तो निर्देशन को अपनाना ही होगा। क्योंकि अगर हम निर्देशन नहीं देंगे, डायरेक्शन नहीं देंगे, तो कोई भी किसी भी तरह से कुछ भी करता रहेगा, मनमाने ढंग से करता रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि कार्यों का सही और प्रभावी ढंग से निष्पादन हो, उसके लिए निर्देशन को अपनाना ही होगा। अपेक्षित एवं वास्तविक परिणामों को निकट लाना, बिल्कुल ठीक बात है। योजना द्वारा हम अपेक्षित परिणाम तो निश्चित कर लेते हैं कि हमें इतने परिणाम या रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए जो वास्तविक कार्य किया जाता है उसमें निर्देशन आवश्यक हो जाता है। अगर निर्देशन नहीं देंगे तो वास्तविक कार्य उस ढंग से नहीं होंगे जो हमने योजना बनाई या अपेक्षित परिणाम चाहे थे। तो उनको निकट लाने का प्रयास निर्देशन द्वारा ही संभव है। अन्य प्रबंधकीय कार्यों के संयोजन में सहायक, बिल्कुल ठीक बात है। ये पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूँ कि नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण, नियंत्रण, ये सभी कार्य प्रबंध के महत्वपूर्ण हैं। लेकिन नियोजन और संगठन और नियंत्रण से तो अलग तरह का एक वातावरण बनता है संस्था में, लेकिन निर्देशन से ही इनमें सब में आपस में तालमेल स्थापित होता है। प्रभावी समन्वय अर्थात इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन भी बन जाता है, क्योंकि पूरी संगठन संरचना उच्च स्तर से निम्न स्तर पे भी चलती है और समान स्तर के अधिकारियों में भी चलती है, तो उनमें तालमेल बहुत ज़रूरी है और निर्देशन द्वारा ही समन्वय लाया जा सकता है। मानवीय संसाधनों का विकास होता है, इसकी पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूँ। उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, अर्थात निर्देशन का महत्व इसलिए भी है कि उद्देश्य जो हैं वो संस्था के इसी से प्राप्त होंगे, क्योंकि हम समय समय पर अपनी योजना की जांच करते रहेंगे और जहाँ कमियां पाई जाएंगी वहाँ तुरंत सुधार करने का निर्देशन जारी करेंगे या डायरेक्शन देंगे। भावी प्रबंधकों का विकास, अच्छे प्रबंधक तभी तैयार होंगे जब उनको निर्देशन मिलेगा, क्योंकि जो सीनियर पोस्ट पे बैठा है और जो अधिक अधिकारों को प्राप्त किए हुए है वह निर्देशन देगा, तो इससे जो अच्छे प्रबंधक हैं वो तैयार हो सकेंगे। उसके पश्चात परिवर्तनों के प्रबंध में सुविधा, यह बात भी हम भली भांति जानते हैं कि आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं, अल्ट्रेशन, चेंज होता रहता है, इनोवेशन होता रहता है, और उस परिवर्तन को अपनाना, उसको आत्मसात कराना निर्देशन द्वारा ही संभव है। उसमें समय समय पर हमको अपने अधीनस्थों के साथ मीटिंग्स करनी होगी और मीटिंग्स में वो सब जानकारियाँ देनी होगी, जिससे कि परिवर्तन को सभी अधीनस्थ और कर्मचारी आत्मसात कर सकें। संस्था की सफलता हेतु भी आवश्यक है, अर्थात निर्देशन से जब विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं तो संस्था सफलता की ओर अग्रसर हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि निर्देशन जो है वो संस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम संस्था को अग्रसर नहीं कर सकते, संस्था को प्रभावी नहीं कर सकते और प्रतिस्पर्धात्मक जगत में उसे टिके नहीं रख सकते। अब यह जानना भी जरूरी है कि निर्देशन की तकनीकें कौन सी हैं, अर्थात कैसे निर्देशन किया जाता है या कैसे निर्देशन आता है। तो पहला बिंदु उसमें दिखाई दे रहा है आदेश निर्देश, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम आदेश निर्देश देते हैं तो उससे निर्देशन होता है,
क्योंकि जब हम आदेश निर्देश देंगे तो हमारे पास समस्याएं भी आएंगी, और समस्याएं आएंगी तो हम उन्हें हल करके उनको फिर से निर्देश देंगे, और इससे संस्था में निर्देशन स्थापित हो जाएगा। पर्यवेक्षण सुपरविजन करते रहने से भी निर्देशन होगा, क्योंकि जहां हम सुपरविजन करेंगे वहां हम कमियों को तुरंत देख लेंगे, भांप लेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे और फिर वहीं पर तत्काल सुधार भी कर देंगे। तो पर्यवेक्षण भी एक तकनीक है निर्देशन की। इसी प्रकार नेतृत्व के बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। लीडरशिप जो है वही एक स्किल है, और लीडरशिप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की कला है। और जब तक हम दूसरों के व्यवहार को प्रभावित नहीं कर सकते तब तक हम दूसरों से किसी इच्छित परिणाम की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। और यह इस बात की ज़रूरत है कि नेतृत्व को अपनाया जाए, प्रभावी नेतृत्व को अपनाया जाए, और उससे स्वतः निर्देशन स्थापित हो सकता है। अभिप्रेरणा अर्थात अभिप्रेरणा का वातावरण बनाया जाए। जब कर्मचारियों को ये लगेगा कि हमें इतना लक्ष्य प्राप्त करने पे यह हमें प्राप्त होगा, तो वह प्रेरित होंगे, और उनको बीच बीच में यह बताते रहना होगा, याद कराते रहना होगा, समझाते रहना होगा, और इसको करने से स्वतः निर्देशन की ओर हम बढ़ सकते हैं। संप्रेषण और संचार अर्थात तथ्यों, संवादों और विचारों का आदान प्रदान करते रहना संप्रेषण है, और जो संचार के माध्यम हैं उनको अप्लाई करके हम निर्देशन संस्था में स्थापित कर सकते हैं। तो मैं विद्यार्थियों से यही आग्रह करूंगा कि इस विषय को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें। कभी कभी निर्देशन वाला प्रश्न भी परीक्षा में आ जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।